नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था एनपीएम के बारे में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में, और उसके अलावा हमने देखा था चेंज मैनेजमेंट। आज 11th लेक्चर है और हम अब ऑलमोस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आरएएस के सिलेबस की समाप्ति की ओर हैं। तो देखते हैं आज 11th लेक्चर में क्या है। आज जो ये टॉपिक है वो एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में। वैसे ये टॉपिक एथिक्स का टॉपिक है, पर आप देखोगे कि हमने जब शुरुआत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन की बात करी थी तो हमने उसको क्या बनाया था, इंटर डिसिप्लिनरी बनाया था, है ना, अंतर विषयी सब्जेक्ट बनाया था। तो अंतर विषयी है तो इसमें कुछ एथिक्स का पोर्शन भी है और एथिक्स खुद भी फिलोसफी का पोर्शन है। ठीक है। तो एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज में हम एथिक्स देखेंगे, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप के बारे में बात करेंगे, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, और फिर जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो देखेंगे हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसको 2 घंटे में अगर अकेले टॉपिक को भी पढ़ाओ ना तो भी मजा आता रहता है, ऐसा कुछ लगता नहीं है। पर दिस इज नॉट अर अप्रोच। अभी हम लोग रिवीजन मॉड्यूल देख रहे हैं तो हम लोग रिवीजन मॉड्यूल के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए चलेंगे। जहां पर कुछ समझने की चीज होगी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटेग्रिटी की बात करते हैं, है ना। तो इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है? सत्यनिष्ठा का देखो बेसिक डेफिनेशन अगर अपन मतलब निकालें कि मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी इज इंटरनल कंपैटिबिलिटी इन सिविल सर्विसेज एंड दिस वैल्यू इंस्पायर्स सिविल सर्वेंट्स टू इंश्योर नो क्रेडिबिलिटी गैप। मतलब आपके जो देखो एक वो होती है डेफिनेशन में, वैसे निकालो तो कर्मा, है ना, और मनसा और वाचा। आपके कर्म में, आपके मन में और आपकी बोली में, तीनों में एक तालमेल होना चाहिए। दैट टू, ये भी, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए भी, है ना, बहुत जरूरी है। तो ये जो तालमेल की बात हो रही है ये क्या करती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देती है। तो और नो डिफरेंस इसमें, जो आपका बोलना है और जो आपका कर्म है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। तो इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है, इंटेग्रिटी इज सेफगार्ड अगेंस्ट करप्शन और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। ये आपको करप्शन से बचाती है और ये आपको अब्यूज ऑफ अथॉरिटी से, सत्ता के जो आप एक्सेसिव यूजेज देख लेते हो उससे आपको कौन बचाता है, सत्यनिष्ठा या इंटेग्रिटी। ठीक है। अब इंटेग्रिटी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अब देखो मैं आपको बताऊं, ये जो एथिक्स वाले टॉपिक्स है ना ये डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक्स है, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। बिल्कुल जनरलाइज सी बातें हैं तो हम लोग, है ना, एक बार रीड आउट ही करेंगे इसको। तो बेनिफिट्स देखें इसके, ये रिड्यूस करता है क्या, करप्शन ब्यूरोक्रेसी में, इंक्रीज करता है क्रेडिबिलिटी को, इंश्योर करता है क्या, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्ड करता है पब्लिक ट्रस्ट को, और हेल्प करता है मोटिवेट करने में, किसको, सिविल सर्वेंट्स को मोटिवेट करने में। फिर ये इसके अलावा इंक्रीज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को। ठीक है। ये इंटेग्रिटी के बेसिक बेनिफिट्स हैं। अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इंटीग्रिटी होगी तो करप्शन कम होगा, इंटीग्रिटी होगी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा सर्विसेज का, पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। अदर सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जो देखेंगे कि भाई एक सिविल सर्वेंट्स है वो बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ अपना काम करता है या इंटीग्रिटी है उसमें, तो वो अदर सिविल सर्वेंट्स को भी मोटिवेट करता है। और ये इंक्रीज क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। फिर अपन देखें रीजन। और अब ये जो टॉपिक है ना, ये देखो, रीजन फॉर डिक्लाइन इन, ये हमको ये तो पता है कि करप्शन इंक्रीज हो रहा है, इंटीग्रिटी में कमी आ रही है, पर इसके रीजंस क्या क्या है ना। तो अब रीजन देखें तो सबसे पहला रीजन इनसफिशिएंट सैलरी मानी जाती है। कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी आप देखो एट पार, अगर आप एक सिविल सर्वेंट को देखो हु इज 28 ईयर्स ऑफ एज, है ना, और उसी के पैरेलल आप अगर देखो 28 ईयर्स का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बैंगलोर में काम कर रहा है, ठीक है, इसकी तनख्वाह है 5 लाख रुपए महीने, इसकी तनख्वाह है 60,000 रुपए, है ना। तो ये माना जाता है इनसफिशिएंट सैलरी एंड फैसिलिटीज। ये वैसे बहुत बड़ा वो है टॉपिक और बहुत बड़ा मुद्दा है इसके बारे में। तो इसके अलावा करप्शन क्या है, करप्शन देखो हमको औपनिवेशिक अपनी विरासत है ना, कॉलोनियल लेगेसी है। हमने करप्शन खुद अभी इजाद नहीं किया है कि भारत आजाद हुआ है उसके बाद में करप्शन है। ये करप्शन कॉलोनियल लेगेसी है। फिर करप्शन क्या है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन एक्ट्स आर फ्लेक्सिबल। जो करप्शन प्रिवेंशन एक्ट होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। उसमें आप, है ना, तोड़ मरोड़ करके, एडवोकेट्स क्या है, तोड़ मरोड़ करके, जैसी बात ज्यादातर आप देखोगे कभी भी कोई सिविल सर्वेंट है बहुत ज्यादा केसेस में फंस भी जाता है ना, तो भी वो तोड़ मरोड़ कर करके कैसे ना कैसे बाहर निकल जाता है ना। तो ये जो करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है ये बहुत फ्लेक्सिबल है। फिर आर्टिकल 311, ठीक है, ये देखो सेकंड एआरसी कमीशन की रिपोर्ट है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कमीशन है। तो ये कहता है कि 311 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोटेक्ट करता है किसको, सिविल सर्वेंट्स को, और यही रीजन है करप्शन के बढ़ने का। ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये आप याद रखना है। ये सेकंड एआरसी ने कहा था, ये भी बात याद रखना कि आर्टिकल 311 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है सिविल सर्वेंट्स को। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है तो इस वजह से भी इंटीग्रिटी में डिक्लाइन होता है। फिर डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है ना, मतलब जो स्वविवेकी शक्ति है सिविल सर्वेंट की, जो उसके मतलब वो उसके विवेक पर निर्भर करती है। तो ऐसी अगर शक्तियां आप किसी सिविल सर्वेंट को दे दोगे तो इंटीग्रिटी में डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही,
देखी जाती है। अब आपको पता है कि अलग अलग हायरार्की के जितने भी लेवल्स हैं उस पे आप फाइलें इधर से उधर करने और उसमें आप डिले करते रहोगे, है ना। कि जैसे आपने देखा होगा बैंकों के बारे में पहले से एक वो प्रचलित चीज है कि आप कभी भी बैंक में चले जाओ, कोई अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर वहां पर कभी भी चले जाओ तो वो बोलते हैं क्या कि लंच हो गया बाद में आना। अब ये जो लंच हो गया बाद में आना, ये भी एक तरह की रेड टेपिज्म ही है। और वहीं पर जब आप सिविल सर्वेंट से ऐसा बोलेगा तो सिविल सर्वेंट से काम कराने के लिए आप क्या करप्शन करोगे, और वो खुद भी करप्शन करना चाह रहा है, इसीलिए रेड टेपिज्म को बढ़ा रहा है। फिर लैक ऑफ एथिकल एंड मॉरल स्टडीज, लाइक ये देखो आपको पता है जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसमें एथिक्स का एक अलग पेपर है ना। एथिक्स का पेपर 4 होता है। आरएस मेंस के एग्जाम में एथिक्स का 65 नंबर का सिलेबस डाला है, तो ये इसलिए डाला है ताकि आप कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ करके 1-2% ही आए पर आए तो सही। पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर इंक्रीज क्या हो रहा है, मटीरियलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। लोग आध्यात्मिक ना होकर के और लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। फिर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो ये संहिता है, इसमें कोई भी अपडेशन नहीं है, जो पुरानी चली आ रही है वही चली आ रही है। तो ये बेसिक 10-15 जो 10-12 रीजन हैं ये हमने देखे, बहुत बेसिक हैं। आर्टिकल 311 सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है, ये वाला याद रखना है, और बाकी बहुत बेसिक है, आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद में अपन देखें कि क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, है ना। अब आप देखो ये जो चीजें अपन ने रीजन फॉर डिक्लाइन लिखी, इनको आप उल्टा कर दोगे तो मेजर्स हो जाएंगे। जैसे उधर अपन ने देखा सैलरी कम मिल रही है तो इधर सैलरी बढ़ा दो। अपन ने देखा एथिक्स नहीं बढ़ाई जा रही है तो एथिक्स को करिकुलम में ऐड कर दो। आर्टिकल 311 है, इसको अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। फिर ई गवर्नेंस प्रमोट की जानी चाहिए। ई गवर्नेंस से क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है सिविल सर्वेंट का पब्लिक के साथ में वो डिक्रीज हो जाता है, और ई गवर्नेंस बढ़ती है, आईटी का यूज बढ़ता है, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जो सिविल सर्वेंट से उधर अपन ने देखा कि डिक्रीज होने का कारण है डिस्क्रिशनरी पावर, जो उनकी स्वय विवेकी शक्ति है। अब ये सेकंड एआरसी ये भी कह रहा है कि ये स्वय विवेकी जो शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इनको रिड्यूस कर देना चाहिए। फिर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम कर देना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रिक्ट जो करप्शन एक्ट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जो फ्लेक्सिबल थे, उनको अपन को रिजिड बनाना है, उनको अपन को स्ट्रिक्ट बनाना है ना। क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है इसीलिए तो सब बच जा रहे हैं। ये भी सेकंड एआरसी की कुछ रिकमेंडेशन है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एथिकल कमिश्नर इन डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट में एक अलग से पोस्ट बना दो, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई सिविल सर्वेंट है उसको आप अलग से एथिकल कमिश्नर बनाओ, ताकि वो बाकी जो डिपार्टमेंट के अदर सिविल सर्वेंट्स और अदर एम्प्लॉयज हैं उनकी जांच पड़ताल कर सके, एथिक्स के बेसिस पे, इंटेग्रिटी के ऊपर जांच पड़ताल कर सके। फिर लास्ट में देखो क्या है, प्रोविजन ऑफ ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप ट्रांसपेरेंसी की ओथ दिलाओगे तो वो क्या है कि ओथ के लिए अकाउंटेबल होगा सिविल सर्वेंट, और उससे क्या है कि इंटीग्रिटी में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी और करप्शन डिक्रीज होगा। ठीक है। इसके बाद अलग अलग जो एफर्ट्स रिड्यूस करने के लिए करप्शन को, मतलब कौन कौन से एफर्ट्स लगाए गए हैं, अपन उसके बारे में देखते हैं। तो एफर्ट्स में शुरुआत में सबसे पहले देखें अपन, तो बहुत सारे कमीशन और कमिटीज को बनाया गया। और उन बहुत सारे कमीशन और कमिटीज में क्या क्या है, सबसे पहले गोरवाला कमीशन आया, रोलैंड कमीशन आया, फिर संथनम कमीशन आया, आपको पता होगा सीवीसी, है ना, चीफ विजिलेंस कमीशन, ये इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बना हुआ है। फिर फर्स्ट और सेकंड एआरसी कमीशन है ना, एआरसी आई, और इन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी, उसमें वेरियस इन्होंने मेजर्स और वो बताए, और उनको गवर्नमेंट ने जब लागू किया तो करप्शन में हमको रिडक्शन देखने को मिला। फिर अलग अलग एक्ट्स बनाए गए, है ना। एक्ट्स में हमने फ्लेक्सिबिलिटी देखी थी, तो अब अलग अलग एक्ट्स बनाए गए, उनमें चेंजेस किए गए। जैसे करप्शन प्रिवेंशन एक्ट जो था 1947 का, उसको 1988 में और 2018 में अमेंड किया गया, उसके कुछ जो पोर्शंस थे उनको स्ट्रिक्ट बनाया गया। फिर आरटीआई एक्ट है 2005 का, ये लाया गया। पब्लिक सर्विस गारंटी अधिनियम 2011 का, ये लाया गया। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014, और राजस्थान लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 1973। ये सारी चीजें, अब देखो मैं आपको बताऊं, आपको जरूरी भी नहीं है कि एज इट इज सारे के सारे याद हो, पर जैसे आप फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमीशन एंड कमिटी है ना, तो एक दो तो आप लिख करके ही आना। वेरियस एक्ट्स हैं तो एक दो तीन तो आप लिख करके ही आना। फिर इसके अलावा और क्या क्या एफर्ट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, है ना। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे क्या है, सीबीआई बनाई गई, है ना। सीबीआई आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से सीबीआई को बनाया गया। और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरपोल, है ना, इंटरपोल होती है, तो उसका इंडिया में जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो सीबीआई के साथ में होता है। फिर सीवीसी बनाया गया, के संथनम कमेटी थी, उसकी सिफारिशों के बाद में सीवीसी बनाया गया। ईडी आप देख ही रहे हो आजकल, ईडी का चलन चल ही रहा है, लोकपाल है। फिर एट स्टेट लेवल एसीबी होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, लोकायुक्त है, और स्टेट विजिलेंस कमीशन। इसके अलावा बहुत सारे कोड्स, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सर्विसेज ने अपने अपने कोड्स, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट है 1954 का, सेंट्रल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट है 1955 का, रेलवे सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट है 1956, और राजस्थान स्टेट कंडक्ट रूल है 1971। ठीक है। तो ये सब इसमें समझाने जैसा तो कुछ है नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए तो बनाए, अब ये वाले तो याद ही करने पड़ेंगे, तो एक दो सब में याद रख लेना। फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला, और इसको माना गया था कि ये करप्शन को बहुत कम कर देगा, तो 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन एक चीज हुई, उसमें भी करप्शन को रिड्यूस करने को एफर्ट को माना गया। ठीक है।
इसके बाद में अपन इंटीग्रिटी की बात की, उसके बाद में हम देखते हैं इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता क्या होती है। अब निष्पक्षता की बात करें तो इम्पार्शियलिटी होती है सिविल सर्वेंट को अनबायस्ड बनाती है ना। सिविल सर्वेंट शुड रिमेन अनबायस्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेरिट के बेसिस पे लिया जाएगा, किसी के पक्ष में रह करके ना लिया जाए। तो यही निष्पक्षता है। अब निष्पक्षता, जैसे ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, इनकी देखो डेफिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये डेफिनेशन रट लेना, क्योंकि इनकी डेफिनेशन बनाना बहुत ही टेढ़ा काम है। और अब देखो निष्पक्षता की इंपॉर्टेंस देखें अपन, तो ये स्टॉप करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, है ना, कास्ट, रिलीजन, रीजन, एक्सेट्रा। फिर ये सिविल सर्वेंट्स को डिसीजन लेने में, पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लेने में मदद करता है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी करने में मदद करता है। तो ये बेसिक निष्पक्षता, इंपार्शियलिटी की बात है। फिर उसके आगे देखें नॉन पार्टिजनशिप, गैर पक्षधारिता। अब गैर पक्षधारिता क्या है और ये क्यों जरूरी है, ये देख लेते हैं। गैर पक्षधारिता मतलब देखो पॉलिटिकल पक्ष है ना। अब दो मेजर पार्टी, जैसे इंडिया में इतने टाइम से दो मेजर पार्टीज है। अब जो भी सिविल सर्वेंट काम करेगा वो यहाँ पर बैठ करके अगर काम कर रहा है, और मान लो इसकी सरकार है तो इसका पक्ष ले, इसकी सरकार है तो इसका पक्ष ले, जिसका भी पक्ष लेगा आगे सरकार चेंज हो जाती है, तो इट क्रिएट्स अ ब्लंडर इन द लाइफ ऑफ सिविल सर्वेंट, है ना। उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, कई बार उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉन पार्टिजनशिप बहुत ही जरूरी एथिकल वो कंडक्ट है, मॉरल कंडक्ट है, किसके लिए, सिविल सर्वेंट के लिए। तो देखो अ सिविल सर्वेंट शुड रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड अनअटैच्ड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आपको अभी रिसेंटली पता होगा कि लोकसभा इलेक्शन हुए हमारे यहाँ पे। लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर ओम बिरला जी जो कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ओम बिरला जी कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी जो बेटी है वो आईएएस ऑफिसर है ना। अब आईएएस ऑफिसर है और वो ओम बिरला के प्रचार में चली गई, तो ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारा विवाद हुआ, एंड विल नॉट गो इनटू दैट मैटर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। फिर ये देखो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट दैट ही और शी एग्जीक्यूट्स पब्लिक पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम व्हाइल इट इज फॉर्मुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, उनकी बेसिक ड्यूटी क्या है, एग्जीक्यूट करना पब्लिक पॉलिसीज को और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को। पब्लिक वेलफेयर का काम है, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगी उसी को इंप्लीमेंट करना सिविल सर्वेंट्स का बेसिक काम है। तो उनको गैर पक्षधारिता पे विश्वास रखना चाहिए, नॉन पार्टिसिपेशन में रहना चाहिए। फिर अपन बेनिफिट्स की बात करें तो ये देखो बचाता है किससे, पॉलिटिकल रेवेन्यू से सिविल सर्वेंट को बचाता है। अगर किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेगा तो दोनों ही पार्टी को ही बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाली, पर एक का लिया और दूसरी बार सरकार चेंज हो गई तो बहुत परेशानी क्रिएट हो जाएगी। फिर ये मोटिवेट करता है सिविल सर्वेंट को किससे, इम्पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, है ना। ऐसा कोई अगर पक्ष नहीं रखेगा तो ये इम्पार्शियली इसको निष्पक्ष तरीके से इंप्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को। फिर ये प्रमोट करता है प्रॉपर यूज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो कॉमन बात है, हम हमेशा से बात कर ही रहे हैं। डेवलप करता है ये पब्लिक फेथ। अगर ऐसा कोई अधिकारी होगा, ऐसा कोई सिविल सर्वेंट होगा जो पक्ष नहीं लेता है बहुत ज्यादा, तो ये पब्लिक फेथ को डेवलप करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, इसके बाद इसके क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे ये कम हो, रिड्यूस हो। तो ये मेजर देखो क्या है, ट्रांसफर जो होते हैं वो मेरिट बेस्ड होने चाहिए, कि है ना, आपकी जैसे मान लो 10 साल ड्यूटी होगी तो उसके बाद में आपको कलेक्टर लगा देंगे, और आपकी 15 साल ड्यूटी होगी तो ये लगा देंगे, एसीएस लगा देंगे, सीएस लगा देंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इस बेसिस पे होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्या है, डिजायर सिस्टम। डिजायर सिस्टम क्या है कि आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में कोई भी एमपी और एमएलए से आप डिजायर लिखवा लोगे, एमपी से लिखवा लोगे, एमएलए से लिखवा लोगे, और वो डिजायर एमपी एमएलए क्या है, डिपार्टमेंट में भेज देगा, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में भेज देगा। तो उस डिजायर के बेसिस पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब ये जो पॉलिटिकल डिजायर है इन ट्रांसफर शुड बी अबॉलिश्ड, है ना। ये पॉलिटिकल डिजायर क्या है, उसको गैर पक्षधारिता का नियम फॉलो करने में होगी क्या साबित सही, तो ये तो गैर पक्ष तो रख ही नहीं सकता है, उसको तो जो एमपी और एमएलए जिससे उसने डिजायर रखवाई है उसका पक्ष रखना पड़ेगा। फिर उसके अलावा देखो ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी फॉर्म, है ना। अभी जैसे राजस्थान में अभी करंटली ऐसी बात चल रही है, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी, तो ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए सर्टन। जैसे मान लो कि 3 साल एक अधिकारी आएगा, 3 साल उसको रहेगा, तो उसको एमपी और एमएलए से बहुत ज्यादा दब करके या फिर उनका पक्ष लेकर के काम करने की जरूरत नहीं है। जो उसका बेसिक काम है पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का, वो उसको निष्पक्ष तरीके से करे। फिर नेगेटिव इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिशियन, ये जो पॉलिटिशियन का नेगेटिव इंटरफेरेंस है ये भी स्टॉप होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, आप देख लो वुड्रो विल्सन कब कह रहा था एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में डाइकोटोमी होनी चाहिए, हमने डाइकोटोमी कर दी, फिर उसको अपोज कर दिया, और अभी भी थोड़ी बहुत डाइकोटोमी की जरूरत रहती है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट है, ये फॉलो करना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को, जो भी बात कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई है उसको तो सिविल सर्वेंट्स को मानना ही चाहिए। फिर देखो एक बात चलती है कि क्या कभी भी सिविल सर्वेंट, है ना, नॉन पार्टिजनशिप, ये पार्टनरशिप लिख दिया क्या, पार्टिजनशिप है ये, है ना, पार्टिजनशिप, गैर पक्षधारिता। तो गैर पक्ष हो सकता है क्या सिविल सर्वेंट का, तो ऐसी बात होती है कि ये ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। ऑलमोस्ट इंपॉसिबल क्या है, तो देखो ये 3 पॉइंट दिए जाते हैं। सबसे पहला तो डिजायर सिस्टम है, तो डिजायर सिस्टम जब तक रहेगा, जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन जाती है, डिजायर सिस्टम माना जाएगा, तब तक ये इंपॉसिबल है सिविल सर्वेंट के लिए। फिर मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट हमेशा एक साथ काम करते हैं। आप सेक्रेटेरिएट में जाके देखो,
अगर एसीएस बैठा है, तो एसीएस बैठा होगा तो उसके साथ में उस डिपार्टमेंट का, जैसे हेल्थ का एसीएस है, तो हेल्थ मिनिस्टर के साथ में काम करता है। अब हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर जिस पार्टी से होगा, वो तो इसको इन्फ्लुएंस करेगी ही ना चीज। तो इसलिए क्या है कि मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट साथ में काम करते हैं, तो ये इंपॉसिबल हो जाता है सिविल सर्वेंट के लिए। फिर तीसरी बात आती है राइट टू वोट ऑफ सिविल सर्वेंट। जब आपने सिविल सर्वेंट को राइट टू वोट दे दिया, तो राइट टू वोट मतलब क्या हो गया कि सिविल सर्वेंट पोलिंग बूथ पे जाएगा और वो अपना वोट डाल के आएगा। अब इसने वोट डाला जिस पार्टी को, इसका साफ मतलब क्या है कि ये पक्ष तो रख रहा है, अपना तो पक्ष रख ही रहा है ये कहीं ना कहीं, तो ये नॉन पार्टिजनशिप तो नहीं हो सकती, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। फिर भी हमने देखो पहले जो मेजर्स ने उसकी बात की, फिर हमने ये देखा वाई नॉन पार्टिजनशिप इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। अब डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज की क्या बेसिक इंपॉर्टेंस है, इतनी सी चीज हम लोग देख लेते हैं क्या रेलेवेंस है। सिविल सर्वेंट्स को डिसिप्लिन रहना चाहिए, है ना, और इसलिए अगर वो डेडिकेटेड होगा पब्लिक सर्विसेज के टुवर्ड्स, तो ये डिसिप्लिन उसमें मेंटेन रहेगा। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगी इससे गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम्स की, ऑप्टिमम यूज होगा रिसोर्सेज का। और सिविल सर्वेंट्स विद डेडिकेशन मोटिवेट्स अदर सिविल सर्वेंट्स, है ना, दूसरे सिविल सर्वेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगी। फिर डेडिकेटेड जो सिविल सर्वेंट्स होगा, उसको उसमें क्वालिटी होगी क्या, टेक इनिशिएटिव लेने की, है ना। ये OLQs होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में इनिशिएटिव टेकिंग क्वालिटी भी ये क्वालिटी है। फिर पॉजिटिव इमेज ऑफ सिविल सर्वेंट, है ना, डेडिकेटेड अगर सिविल सर्वेंट होगा तो पॉजिटिव इमेज बनेगी। फेथ इंक्रीज होगा पब्लिक का और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ये डेडिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विसेज में, ये देखा। फिर इसके बाद में हम लोग सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, है ना, इस टॉपिक का कोई अंत नहीं है। आगे से लेकर के कब से ये 1853 से ये विवाद चलता हुआ आ रहा है और अभी तक ये विवाद चल ही रहा है। तो हम देख बेसिक इसका जो रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये रूट नहीं है, ये रूट है। तो ये जो रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ से है? नॉर्थकोट ट्रेविलियन नाम की एक रिपोर्ट है 1853 की, है ना। ये रिपोर्ट ये कहती है कि आप जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है उस पे जर्नलिस्ट को अपॉइंट करो, है ना, और जो लोअर पोस्ट होती है उस पे स्पेशलिस्ट को। अब जर्नलिस्ट है कौन, स्पेशलिस्ट कौन है? तो जर्नलिस्ट वो लोग हैं जिनके पास में जनरल एजुकेशन है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, IAS है ना, RAS है, ठीक है, RTS है। ये सारे क्या है, जर्नलिस्ट हैं। कैसे जर्नलिस्ट हैं? आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो, सिर्फ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो मात्र आप IAS बन सकते हो, RAS बन सकते हो, RTS बन सकते हो। परंतु वहीं पर जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, तो क्या आर्ट्स का बच्चा डॉक्टर बन सकता है क्या? जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर स्पेशलिस्ट है, तो क्या आर्ट्स का बच्चा कभी भी जूनियर इंजीनियर बन सकता है क्या? है ना। तो ये सारी पोस्ट क्या है, स्पेशलिस्ट के लिए ही रिजर्व है ना। तो आप देखो, अपन देखते हैं जर्नलिस्ट क्या है। सामान्य सिविल सर्वेंट हु हैव कॉमन और जनरल एजुकेशन, और इसको आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग दे आर अपॉइंटेड ऑन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं क्या, पोस्ट गवर्नमेंट एक्टिविटी। अब ये तो आपको याद ही होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है, जर्नलिस्ट परफॉर्म करता है। इसमें आप एग्जांपल देखो, जैसे कि ACS है, असिस्टेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, या डिविजनल कमिश्नर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, SDM हो गया, तहसीलदार हो गया। तो ये सब क्या है, जर्नलिस्ट हैं। वही अपन स्पेशलिस्ट की बात करें तो स्पेशलिस्ट कौन है, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री, है ना, या तो टेक्निकल डिग्री है या फिर प्रोफेशनल डिग्री है। दे आर अपॉइंटेड ऑन मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, है ना। ठीक है, आप कभी भी देख लो, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो हेड पोस्ट है वो DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की है, पर उसके पैरेलल पोस्ट CMHO है ना। पर वो क्या डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है, सभी डिपार्टमेंट्स का हेड हो गया। फिर दे वर्क इन सबॉर्डिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट, ये हमेशा सामान्य की सबॉर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर्स हो गए, ये सब क्या है, स्पेशलिस्ट है। फिर अपन देखें बेसिक डिफरेंस क्या है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में। तो जर्नलिस्ट का जनरल एजुकेशन है, स्पेशलिस्ट का टेक्निकल एजुकेशन है। जर्नलिस्ट क्या फंक्शन करते हैं, पोस्ट कॉर्प एक्टिविटीज। ये स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्निकल और स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर जर्नलिस्ट है, ये अपॉइंट होते हैं हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, और स्पेशलिस्ट मिडिल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे। जर्नलिस्ट क्या है, पॉलिटिशियंस के करीबी होते हैं। स्पेशलिस्ट को इतना ज्यादा मौका नहीं मिलता पॉलिटिशियंस के साथ में काम करने का, तो ये कंपैरेटिवली लेस इनका वो क्लोजनेस होती है पॉलिटिशियंस के साथ में। फिर जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी मिलते हैं। जैसे आप मान लो कि आज कोई IAS ऑफिसर है जो कमिश्नर है किसमें, हेल्थ डिपार्टमेंट में, कल वो ट्रांसफर होकर के किस में जा सकता है, आप मान लो रोड रोड डिपार्टमेंट में जा सकता है, या ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट विभाग में जा सकता है, ट्रांसपोर्ट से डिपार्टमेंट से वापस ट्रांसफर लेकर के कहीं और भी जा सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनको काम करने का मौका मिलता है। फिर इसके अलावा क्या है, देखो आप, ये जो होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है वो हमेशा सेम डिपार्टमेंट में ही फंक्शन करता है। जैसे आप CMHO की हमने बात की, तो CMHO जो होगा वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में ही काम करेगा, है ना। ये PWD डिपार्टमेंट में तो CMHO जाने से रहा। जैसे PWD में अगर कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, XCN है ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, या फिर कोई जूनियर इंजीनियर है, तो वो क्या कभी हेल्थ डिपार्टमेंट में आ सकता है क्या? तो वो नहीं आ सकता। तो स्पेशलिस्ट क्या है, ऑलवेज फंक्शंस इन सेम डिपार्टमेंट।
फिर जो जर्नलिस्ट होते हैं उसमें प्रमोशन प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है, स्पेशलिस्ट में ये कंपैरेटिवली स्लो है प्रमोशन प्रोसेस। और इसमें जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको फैसिलिटीज और सैलरी स्पेशलिस्ट के मुकाबले ज्यादा मिलती है, और इनको कंपैरेटिवली लेस मिलती है। जैसे आप देखो, आप अगर कोई आरएएस है ना, एक सेकंड में ये इरेज कर दूं थोड़ा सा। अगर कोई आरएएस है तो उसको जो सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा सैलरी मिल रही है किसको, जो प्रोफेसर है। प्रोफेसर को सैलरी ज्यादा मिल रही है किससे, आरएएस को कम मिल रही है। परंतु जब अगर अपन सर्विसेज देखें, फैसिलिटीज देखें, तो वो प्रोफेसर से ज्यादा किसको मिल रही है, आरएएस को मिल रही है। तो इनको हाई सैलरी हाई फैसिलिटीज मिल रही है और कंपैरेटिवली इनको लेस मिलती है। फिर ऑल्सो नोन एज, ये जो जर्नलिस्ट हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनको टेक्नोक्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद में हम देखते हैं मेन रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। अब जो भी कारण है कॉन्फ्लिक्ट के वो क्या क्या है। तो ये देखो, अब जर्नलिस्ट है ना, हमेशा जर्नलिस्ट आप देखोगे इतने सारे अपन ने डिफरेंसेस देखे, उसमें अपन को यही पता चलता है कि जर्नलिस्ट थोड़े से फायदे में रह रहा है। तो जो स्पेशलिस्ट हैं वो हमेशा आवाज उठाते हैं इस बारे में। वो क्या कहते हैं कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भाई जर्नलिस्ट को ही क्यों दी जाए, जर्नलिस्ट को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग दे दो। अब अलग से कोई वो तो है नहीं, इनके पास ग्रेजुएशन तो कोई है नहीं, फिर हायर सैलरी और फैसिलिटीज इनको क्यों मिल रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। इलॉजिकल पॉलिसीज तो ये लोग बना देते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं, और उनको इंप्लीमेंट करने का काम स्पेशलिस्ट को पकड़ा देते हैं। तो ये स्पेशलिस्ट कह रहे हैं ये जितनी भी पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज ये बना रहे हैं, ये इलॉजिकल पॉलिसीज बना देते हैं, क्योंकि ये जर्नलिस्ट है, इनको स्पेशलाइजेशन तो है नहीं। फिर फास्ट प्रमोशन, इनको फास्ट प्रमोशन मिलते हैं, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। फिर ऑटोक्रेटिक इनका बिहेवियर होता है जर्नलिस्ट का स्पेशलिस्ट के प्रति, है ना। तो ये कुछ रीजन है। अननेसेसरी कमेंट जर्नलिस्ट, अब देखो हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो अब हेल्थ डिपार्टमेंट का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा या सीएमएचओ है, अब इसकी मान लो इससे ऊपर जो भी होगा, या फिर इसकी एसीआर जो भी भरेगा, और उसके फाइनल रिपोर्ट के लिए वो एसीएस के पास गई। अब एसीएस तो जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, तो सीएमएचओ का ये कहना है कि जो जर्नलिस्ट बैठा हुआ है ऊपर, वो क्या कर रहा है, अननेसेसरी कमेंट्स कर रहा है हमारी रिपोर्ट्स पे, जबकि उसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है नहीं ऐसी। फिर जर्नलिस्ट जो है वो उनकी क्लोजनेस होती है पॉलिटिशियंस के साथ में, जबकि ये स्पेशलिस्ट के साथ में ऐसा कम होता है। फिर जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय, वहां पर जर्नलिस्ट का डोमिनेंस है। तो जो भी पॉलिसीज और जो भी वो बनती है तो उनके हिसाब से बन जाती है। तो ये बेसिक अपन ने रीजन देखे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं कुछ, एक दो बार पढ़ोगे तो ये याद रह जाएगा। फिर इन रीजन का सोल्यूशन क्या है भाई, आपने बता तो दिया कि ये कारण है और ये प्रॉब्लम्स है, इनका सोल्यूशन क्या है। तो ये कह रहे हैं कि ये प्री डिटरमाइंड होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट भाई रिजर्व रहेगी जर्नलिस्ट के लिए, कौन सी स्पेशलिस्ट के लिए रिजर्व रहेगी। जैसे मान लो अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आप एसीएस भी जर्नलिस्ट को क्यों बना रहे हो, है ना। जैसे डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज में तो हमने पहले भी देखा था कि स्पेशलाइजेशन को ही प्रमोट किया जा रहा है ना। तो स्पेशलाइजेशन को जब डेवलप कंट्रीज प्रमोट कर रही है तो आप भी थोड़ा बहुत तो काम करो। फिर आप कह रहे हो कि न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकते हैं, है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए राज्यसभा एक्ट ला सकती है और बिल ला सकती है, तो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बन जाएगी। जैसे ऑल इंडिया मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। जब ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, तो ऑल इंडिया मेडिकल हेल्थ सर्विसेज भी तो हो सकती हैं। जो हेल्थ सेक्रेटरी और ये सारे होंगे, ये सब काम करेंगे उसमें। फिर ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज हो सकती हैं, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज बना दोगे, तो फिर इनको जो फैसिलिटीज और बाकी सारी चीजें हैं वो भी दे विल बी एट पार विद अदर ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आईएएस आईएफएस और आईपीएस है। फिर रोल ऑफ स्पेशलिस्ट शुड बी इंश्योर्ड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप सेक्रेटेरिएट में बैठे हो, आप पॉलिसी बना रहे हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम आपका है ना। पर वो एग्जीक्यूट किसको करनी पड़ रही है, स्पेशलिस्ट को। तो भाई पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी राय ले ही लो ना, तो ईजी हो जाएगा दोनों के लिए। फिर फास्टर प्रमोशन, है ना, जो प्रमोशन सिस्टम स्पेशलिस्ट के लिए है वो स्लोअर है, तो उसको भी थोड़ा फास्ट बनाना चाहिए। फिर अपन देखें इसके अलावा और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। सिमिलर ट्रेनिंग दे रहे हो आप, जो जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग दे रहे हो वो स्पेशलिस्ट को दे दो, और फिर उनको सरकार में अपॉइंट कर लो। और डायरेक्टरेट और सेक्रेटेरिएट है, इनको आप इंटीग्रेट कर दो या मर्ज कर दो। अब देखो ये डायरेक्टरेट सेक्रेटेरिएट वाला टॉपिक जो है, वैसे तो मैं आपको वैसे बता दूं, सेक्रेटेरिएट पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है, डायरेक्टरेट निदेशालय जो है वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। डायरेक्टरेट में ज्यादातर स्पेशलिस्ट होते हैं, सेक्रेटेरिएट में ज्यादातर जर्नलिस्ट होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनको मर्ज ही कर दो, सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो इनको मर्ज कर दो और कॉमन सिस्टम बना दो। फिर इंटीग्रेटर हायरार्की सिस्टम भी है, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जूनियर इंजीनियर के ऊपर सीनियर इंजीनियर बैठा है, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठा हुआ है ना। तो जेईएन के ऊपर एएन बैठा हुआ है, एएन के ऊपर एक्सीएन बैठा हुआ है, पर एक्सीएन के ऊपर फिर बैठा दिया आपने क्या, आईएएस बैठा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। आप उसमें इंटीग्रेटेड में कैसे भी काम करो तो चल जाएगा। फिर लेटरल एंट्री स्कीम है, ऐसी ये प्रमोट करती है स्पेशलाइजेशन को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे 2015 में लेटरल एंट्री स्कीम लाई। अब इसमें होता क्या है कि आप जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई सीईओ है ना। अब उसको डायरेक्ट आप एसीएस के पद पे अपॉइंट कर दो, ठीक है। अब एसीएस मान लो ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसको एसीएस हेल्थ बना दो ना आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 में कर चुकी है। तो ये किसको प्रमोट करता है, स्पेशलाइजेशन को, ये भी प्रमोट कर रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एआरसी,
ये जो सर्विसेज है इनको दो कैटेगरी में बांट दो। ठीक है, अब ये जैसे कई बार आपको सॉल्यूशन पूछे ना, तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एआरसी वैसे याद नहीं आए या फिर नहीं लिखो, तो ये अकॉर्डिंग टू मी भी आप लिख सकते हो। ये वो आपसे आपकी राय मांगे तो अकॉर्डिंग टू यू ये क्या है, सर्विसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फंक्शनल सर्विसेज और नॉन फंक्शनल सर्विसेज। फंक्शनल सर्विसेज वो होंगी जो रिजर्व होंगी स्पेशलिस्ट के लिए, और नॉन फंक्शनल सर्विसेज में दोनों होंगे। जैसे फंक्शनल सर्विसेज में एग्रीकल्चर हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब तो फंक्शनल सर्विसेज होगी, इसमें स्पेशलिस्ट ही रहेंगे और उनको ही रखना चाहिए। फिर नॉन फंक्शनल सर्विसेज क्या होंगी, इसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे काम होंगे। तो ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो कोई भी कर सकता है ना, ऐसा सॉल्यूशन अपन को देना है। कर कोई भी नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर अपन देखो कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, कुछ तो है फेवर कर रही है किसको, जर्नलिस्ट को, कुछ फेवर करती है स्पेशलिस्ट को। तो ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले अपन जर्नलिस्ट के फेवर में आर्गुमेंट्स देख लेते हैं। तो जर्नलिस्ट के फेवर में देखोगे तो हायर पोजीशन ऑफ जर्नलिस्ट है ना, ये कन्वेंशनल है भाई। ये जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि हमने थोड़ी ना बनाई है, ये तो कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल चली आ रही है पहले से। हमारा क्या दोष है इसमें। फिर जर्नलिस्ट क्या है कि ये कह रहे हैं कि हमको वाइडर एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। स्पेशलिस्ट क्या है, चाहे कितना भी उसको आप ट्रेन कर दो, पर वो काम तो उसी के डिपार्टमेंट में करेगा, तो ये वाइडर एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट के जैसा नहीं ले पाएगा। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स टास्क है और ये जर्नलिस्ट ही कर सकते हैं, ऐसा जर्नलिस्ट मानते हैं भाई, ये मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, ये ऐसा जर्नलिस्ट मानते हैं, तो अपन उसकी बात कर रहे हैं। फिर जो स्पेशलिस्ट हैं वो स्पेसिफिक फील्ड में ही ट्रेन है, तो उनको उसी में ड्यूटी लगाओ आप, इतना ज्यादा ये बड़ा भार उनके ऊपर मत डालो। फिर डिसीजन मेकिंग है ना, ये जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये एक आर्ट है और ये काम आर्ट वाला काम जर्नलिस्ट ही कर सकते हैं। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट जो है ये इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल क्रीम है ना, वो है सोसाइटी की, इंटेलेक्चुअल्स हैं ये सोसाइटी के, इसलिए इनको हायर पोजीशन पे बैठना चाहिए, तभी ये लोग समझ पाएंगे कि समाज को और सोसाइटी को क्या चाहिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर पाएगा। अब आर्गुमेंट्स ये अगेंस्ट अगेंस्ट में आर्गुमेंट देख लो, या आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ स्पेशलिस्ट देख लो। ये कह रहे हैं भाई कि एवरीवन, सबको राइट टू इक्वालिटी तो है ना, समानता का अधिकार है, तो स्पेशलिस्ट को भी होना चाहिए, स्पेशलिस्ट भी करें। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में स्पेशलिस्ट का भी रोल होना चाहिए। डेवलप कंट्रीज में तो ऐसा हो ही रहा है। फिर सिंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या, अगर टास्क कॉम्प्लेक्स है मतलब तो उसको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। तो ये आर्गुमेंट कौन दे रहे हैं, स्पेशलिस्ट दे रहे हैं उनके खुद के फेवर में। फिर ये इंक्रीजिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसको भी स्पेशलाइजेशन चाहिए। जैसे आप करंटली मान लो कि साइबर हैकिंग जैसी चीजें आ रही हैं, तो साइबर हैकिंग में जर्नलिस्ट क्या करेगा, उसमें तो आपको साइबर एक्सपर्ट चाहिए, तो अलग से टीम बनानी पड़ेगी, तो इसलिए स्पेशलिस्ट चाहिए। फिर रेड टेपिज्म, जर्नलिस्ट कह रहे हैं हम ही हमें जो है और कोई है ही नहीं, तो भाई तुम हो, तो रेड टेपिज्म कैसे बढ़ रहा है, तो रेड टेपिज्म तो बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशलिस्ट कह रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, इस वजह से रेड टेपिज्म बढ़ रहा है। फिर इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, आपने देखा हमने 70 बार बात कर ली कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में पूरी दुनिया एक बड़ा मार्केट बन गया है ना, वर्ल्ड हैज बिकम अ कॉमन मार्केट। तो ये कॉमन मार्केट बन गया है, तो इसमें स्पेशलाइजेशन को जब सब लोग प्रमोट कर रहे हैं तो आपको भी प्रमोट करना चाहिए, ई गवर्नेंस जैसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। फिर ये लास्ट में कहते हैं कि वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डेवलप कंट्रीज, है ना, दे हैव सिग्निफिकेंट रोल ऑफ स्पेशलिस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। वहां पर ज्यादातर जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो कौन कर रहा है, स्पेशलिस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट, ये सारी चीजें देख ली। और इसके अलावा हमने देखा क्या, एथिक्स इन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप और डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली लेक्चर में और जल्दी से इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है।